हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। आज हम बात करने वाला हमारे क्लास 9 के फिजिक्स के लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर के बारे में, और उसमें भी आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अबाउट द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मोशन का हमारा सेकंड लॉ क्या कहता है? तो सबसे पहली बात हमें क्या बताई गई कि जो भी हमारा एक्सटर्नल फोर्स होता है, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जिस फोर्स की वीडियो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, फोर्स क्या होता है और फोर्स के कितने टाइप्स होते हैं। अब हम उसी को आगे प्रोसीड करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो सेकेंड लॉ हमारे पास कहता क्या है? सेकेंड लॉ स्टेटमेंट देता है दैट एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब हमने मोमेंटम में सीखा था। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर आपका कोई फर्स्ट क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो सेकेंड क्वांटिटी भी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो यहीं से हमारे पास क्या आया? दैट एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। मतलब क्या आया? dp बाय dt। d मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या है? स्मॉल चेंज। जो भी हमारा चेंज होता है, वैसे हम क्या करते हैं चेंज के लिए? फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसा ही होता है ना चेंज के लिए। चेंज निकालना है तो चेंज हमारे पास क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल पॉइंट वाला मोमेंटम ले लीजिए, इनिशियल पॉइंट वाला ले लीजिए, और उसको हम लोग क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाता है जी। तो यहाँ हमने क्या बोला? फिजिक्स के लैंग्वेज में, फिजिक्स की अपनी एक अलग लैंग्वेज है, तो उस लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? जो चेंज है उसको हम लोग डिनोट करते हैं डी से। जहां पे भी ये स्मॉल डी लग जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? हम उसके किसके बारे में बात कर रहे हैं? उसके चेंज के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, उसको हम लोग क्या कहेंगे? फोर्स। ठीक है, तो फोर्स की डेफिनेशन बन गई। फोर्स एक्सटर्नल जो है वो किसके इक्वल होगा? इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट। रेट हमेशा कब लगाते हैं? जब भी डिवाइड में टाइम आता है। जैसे हमने पावर वाला पढ़ा था, रेट ऑफ डूइंग वर्क डन। तो मतलब जब भी हमारे पास रेट वर्ड आता है तो हम टाइम से क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन स्टेटमेंट आप कैसे लिखेंगे? दैट एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, जो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा किसके? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। ठीक है, रेट लगाया, अपन में टाइम आ गया, चेंज ऑफ मोमेंटम लगाने के लिए हमने क्या यूज कर दिया? स्मॉल डी। स्मॉल डी का किसी भी क्वांटिटी के साथ अगर लगा हुआ है तो उसका मतलब क्या होगा? स्मॉल चेंज आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, याद रहेगा, फिजिक्स की लैंग्वेज में जब भी स्मॉल डी लगा है, इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा? कि चेंज अपन ने निकाला। तो ये हमारे पास क्या था? न्यूटन्स का सेकेंड लॉ। पहले वाला लॉ का नाम था न्यूटन फर्स्ट लॉ, जो कहता क्या था? इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रह जाएगा। मोशन में है तो मोशन में ही रह जाएगा। कब तक? जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। अब एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, फर्स्ट लॉ ने ये बताया। सेकेंड लॉ ने उसी एक्सटर्नल फोर्स को डिफाइन कर दिया कि वो एक्सटर्नल फोर्स जो है वो हमारे पास क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होगा, dp बाय dt होगा। ठीक है, इतनी बार ये था हमारे पास न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का थ्योरेटिकल कंसेप्ट कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ने क्या बताया। अब बोला उसने मैथमेटिकली हमारे पास रिलेशन दे दिया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। डायरेक्टली प्रोपोर्शन ऐसा तो हमने मैथ्स के अंदर कभी भी इक्वेशंस में नहीं पढ़ा, कभी भी किसी फॉर्मूला में नहीं पढ़ा कि ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शन और उसको हम सोल्व करके आंसर निकाल दें। नहीं निकाल सकते आंसर, फिर फोर्स कैसे निकलेगा? गड़बड़ हो गई ना।
तो उसी गड़बड़ को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन को चेंज करना चाहा। और जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन को चेंज करते हैं, इक्वल का साइन आता है, तो हमेशा एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। कोई भी हमारा सबके अंदर अलग अलग तरह के कांस्टेंट मल्टीप्लाई होंगे, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के जस्ट बाद में हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है, के dp बाय dt। ठीक है, के क्या है, कोई कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट की वैल्यू हमने एज्यूम कर ली, लेट कर लिया। लेट के की वैल्यू हमारे पास कितना है, 1 है। के की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 1। जब के की वैल्यू 1 हो गई, कांस्टेंट हमारा 1 हो गया, तो फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, dp बाय dt। ठीक है, फोर्स का मैथमेटिकल फॉर्मूला आ गया dp बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब बोला इसका रिलेशन हमारे ऑब्जेक्ट के मास से नहीं है भाई। p का फॉर्मूला क्या होता है, mv, है ना। इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में चेंज किया, तो और सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे किया, फोर्स d बाय dt। p की वैल्यू आपके पास क्या है, mv। p इज व्हाट, mv। मास इंटू वेलोसिटी इज नॉन एज लीनियर मोमेंटम। लास्ट वीडियो में सबने देखा था, मास इंटू वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाता है, लीनियर मोमेंटम। तो f का फॉर्मूला यहाँ पर आ गया, m कांस्टेंट था, बाहर आ गया dv बाय dt। d का मतलब अभी आपने पढ़ा चेंज इन वेलोसिटी, पढ़ा है। d का मतलब क्या है, चेंज। v लगा है तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता था, याद करो, हमने फर्स्ट चैप्टर में फॉर्मूला पढ़ा था, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन में टाइम। यस, आ गया आंसर, वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम हमारे पास क्या होता था, एक्सेलरेशन। वेरी गुड। जिसको चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम का फॉर्मूला आता था, इसका मतलब आपके फर्स्ट चैप्टर के कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। तो कांग्रेट्स टू ऑल। ए का फॉर्मूला था हमारे पास dv बाय dt, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पर हमारे पास आ गया ma। यस, माँ जो हमारी है वही हमारे पास क्या है, फोर्स है। तो याद करने के लिए आप याद करेंगे, जब भी माँ दिखे तो क्या है फॉर्मूला, फोर्स का है ना। जो हम लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे थे कि हम लोग रेस्ट में थे, हमें आकर किसने उठाया था, यस, मम्मा ने। तो कौन थे वो, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे थे, और एक्सटर्नल फोर्स क्या लग रहा था, माँ लग रहा था, है ना। तो इस तरह से कोरिलेट करके हम हमेशा के लिए इसको याद रखेंगे, क्योंकि फर्दर आपके पास जैसे जैसे चीजें बढ़ती जाएगी, फॉर्मूलाज बढ़ते जाएंगे, तो हमें उन फॉर्मूलाज को बहुत अच्छे से याद रखना है। तो उसका मेथड होता है उसके शॉर्ट ट्रिक्स बनाना। तो F का फॉर्मूला यहाँ पर आ गया ma, where is m is the mass and a is the acceleration। m हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, जो भी ऑब्जेक्ट लेके चल रहा है उस ऑब्जेक्ट का मास, a हमारे पास क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन। तो F का फॉर्मूला यहाँ पर आ गया, फोर्स का फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ की हेल्प से हमने क्या करा, फॉर्मूला निकाल दिया किसका, हमारे पास हमारे फोर्स का। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, फोर्स इक्वल्स टू pf माइनस pi बाय में टाइम। p का फॉर्मूला होता है mv, इसका हमने माना इनिशियल u, m v माइनस u बाय t, v माइनस u बाय t फर्स्ट लॉ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, ma। जिस तरह से आप फाइंड आउट करें, बट उस चीज को हमेशा के लिए याद रखें कि फोर्स का मैथमेटिकल फॉर्मूला हमारे पास एक और आ गया, m into में a, where m is the mass of the object and a is the acceleration of the object। ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोल देते हैं, a। तो फोर्स का सेकंड मैथमेटिकल फॉर्मूला आ गया विद द हेल्प ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F equals to ma, where F is the force, m is the mass and a is the acceleration of an object। एक ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होती है, a क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब बोला हमारे पास एक नई क्वांटिटी आ गई। जब भी नई क्वांटिटी आती है तो हमें उसकी यूनिट, हमें उसका मेजरिंग
मेथड पता होना चाहिए। लाइक सबसे पहले हमारे पास आया था स्पीड, हमने डिस्टेंस की यूनिट देखी थी मीटर्स, डिस्प्लेसमेंट यूनिट थी मीटर्स, स्पीड मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ रही है सबको ये सारी चीजें याद। अब हमारे पास अगला क्या आया, फोर्स आया। तो फोर्स की यूनिट हमारे पास क्या होती है, न्यूटन। अब बोलेंगे अरे न्यूटन ने तो यही सारे लॉज दिए थे, और उसने कहा भाई मैं सब लॉज दे रहा हूँ, कई लोग मेरी ही जय ना करें, है ना। तो आप लोगों ने फर्स्ट वाले में तो न्यूटन बाबा की जय की थी, अब फिर से न्यूटन बाबा की जय होगी, क्योंकि न्यूटन बाबा ने क्या बोला कि जो हमारा फोर्स है उसकी यूनिट ही आपके पास क्या होगी, न्यूटन होगी। यस, फोर्स की यूनिट हमारे पास क्या हो गई, न्यूटन। ठीक है, तो फोर्स की एसआई यूनिट मतलब स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है वो न्यूटन होती है। 1 न्यूटन को अगर डिफाइन करना आता है तो हम लोग क्या कहते हैं, 1 न्यूटन कैसे डिफाइन करते हैं, व्हेन मास ऑफ 1 kg, जब हमारा 1 kg का मास होगा और उसको हम लोग एक्सेलरेट कर देंगे विद 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक ऑब्जेक्ट जिसका मास हमारे पास 1 kg होगा और उसे हम एक्सेलरेट करेंगे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो हमारे पास जो फोर्स आएगा दैट फोर्स इज कंसीडर्ड एज 1 न्यूटन। अब इसकी सीजीएस यूनिट भी आती है, मतलब इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट भी आती है। इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट हमारे पास क्या होती है, डाइन। न्यूटन की स्मॉलेस्ट यूनिट हमारे पास क्या हो जाती है, डाइन हो जाती है। तो 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है हमारे पास, 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन में हमारे पास कितने डाइन हो जाते हैं, 10⁵ डाइन। ठीक है, कई बार कन्वर्जन आता है, जैसे मीटर्स को सेंटीमीटर में करना होता है तो क्या करते हो, यस 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर। वेरी गुड। तो अब ये भी आपको याद रखना है कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, 10⁵ डाइन। तो अभी तक हम लोग जो भी चीजें पढ़ रहे हैं उनको साथ साथ आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताते रहे कि कितना आपको याद हो रहा है, कितना आपको हमारा जो चैनल का है वो आपको सब कुछ समझ आ रहा है। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला मा है ना, ऐसे याद करना है, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। अब बोले सेकंड लॉ तो हमारे को कुछ क्लियर होने लग गया, बट सेकंड लॉ को और क्लियर करने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, उसके एग्जांपल्स। बिना एग्जांपल्स के चीजें जो है वो इतनी क्लियर नहीं होगी जितना आप एग्जांपल्स देखने के बाद हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो हमें डेली लाइफ में दिख रहा है कि अच्छा ऐसा हुआ, क्यों हुआ, रीजन मिलेगा। ठीक है, आपने क्रिकेट खेलते हुए देखा, आईपीएल चल रहा है ना, सब देख रहे हैं, तो कभी आईपीएल में देखना क्या होता है, जो क्रिकेटर होता है वो अपना हाथ, बॉल आ रही है, आ रही है, सबकी धड़कनें तेज हो जाती है, जब कैच होगी, लास्ट बॉल है, नहीं होगी, तो क्या होता है, क्रिकेटर अपना हाथ इस तरह से क्या करता है, नीचे ले आता है। कभी भी वो ऐसे करके कैच नहीं करता है, हमेशा क्या करता है, अपने हाथों को नीचे ले आता है। मतलब क्या हुआ, क्रिकेटर जो है वो अपना हाथ नीचे कर रहा है व्हाइल कैचिंग द बॉल। क्रिकेटर लोअर्स हिज हैंड, जो क्रिकेटर है हमारे पास वो अपना जो हाथ है वो क्या कर रहा है, नीचे लेकर आ रहा है। याद आ रहा है ना सबको, दिख तो रहा है ना कि ऐसा हो रहा था। अभी हम देखते हैं क्यों हो रहा था, व्हाइल कैचिंग द बॉल। पर सबसे पहले आपको सिनेरियो अपने आंखों के सामने लाइए। क्रिकेटर, कोई भी क्रिकेटर को याद रखो और सोचो कि वो बॉल कैच कर रहा है तो वो अपने हाथ ऐसे करता है या ऐसे ही करता है ना। मेरे क्या है, मैंने तो बोल दिया ऐसे करता है, पर आप खुद से याद देखेंगे, खुद से क्रिकेट खेलो आज और करके देखो। एक बार हाथ ऊपर करके देखना, एक बार हाथ नीचे करके देखना, फिर बताना क्या हुआ। तो क्या हुआ हमारे पास, क्यों करता है, अब रीजन आता है। तो अभी हमने पढ़ा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, dp/dt, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। यही होता है, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो क्या कहा हमने, जब वो अपना हाथ नीचे कर रहा है मतलब टाइम बढ़ रहा है, टाइम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जब नीचे वाली चीज बढ़ेगी तो ऊपर वाली को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। ऐसा ही रूल होता है रेसिप्रोकल सिस्टम का, टाइम बढ़ा तो फोर्स कम होगा
और दूसरा केस अगर टाइम कम होगा तो फोर्स ज्यादा हो जाएगा। ऐसा ही केस होता है हमारे पास। अभी हमारा क्या हो रहा है, जब वो हाथ नीचे लेकर आ रहा है तो टाइम उसका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। टाइम बढ़ा तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब जो उसे चोट लगी है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब उसे चोट नहीं लगेगी। अदरवाइज क्या होगा, जैसे ही वो अपना हाथ नीचे लाया तो मतलब टाइम बढ़ गया, फोर्स की वैल्यू कम हो गई। जबकि जब आप ऊपर करेंगे तो टाइम तो कम हो गया, कैच तो हो गई, टाइम तो कम हो गया, बट उतनी जोर से बॉल लगेगी कि उसके बाद आप खेल ही नहीं पाओगे। तो इससे अच्छा क्या होगा, नीचे करके ही हम लोग क्या करेंगे, कैच करेंगे। तो क्या आया हमारे पास पहली बार कि क्रिकेटर जो है वो अपना हाथ हमेशा क्या करता है, नीचे करता है। ठीक है, फिर बोला आपको जंप करना। ठीक है, जंप करने के लिए हमारे पास एक तो सीमेंटेड फ्लोर है, एक आपके पास कुशन्ड बैग्ड है। तो किस पे ज्यादा जंप अच्छे से होगा, किस पे जंप करोगे आप, किस पे आपको किराया दिया जाएगा, अच्छा कर लो, कुछ नहीं होता है। कुशन्ड है और एक सीमेंटेड है ना। तो अगर हम कुशन वाले में करते हैं तो कुछ भी नहीं होता है ना। क्यों नहीं होता है, क्योंकि कुशन वाले का अंदर आप धस जाते हैं। अंदर धस गए मतलब टाइम को आपने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। टाइम इंक्रीज होने से फोर्स क्या हो गया, कम हो गया। तो आपको चोट ही नहीं लगेगी, आप कूदते रहो, गिर भी गए तो भी कुछ नहीं होगा, एक ही सेकंड में आप उठ जाएंगे। सीमेंटेड में हुआ तो क्या होगा, एकदम से आप गिरे, कुछ नहीं है धसने लायक, सीधा फटाफट से गिरे, टाइम बहुत कम हुआ। टाइम बहुत कम तो फोर्स बहुत ज्यादा, एकदम से क्या लगेगी, हमें इतनी ज्यादा चोट लगेगी और हम लोगों को बहुत ज्यादा एक्सीडेंट फील होगा। फिर क्या हुआ हमारे पास, थर्ड में हमारे पास जो भी हमारे व्हीकल्स होते हैं, आपने कभी देखे व्हीकल्स के अंदर प्रोवाइडेड होता है शॉकर्स, शॉकर्स लगे हुए होते हैं, स्प्रिंग्स लगे हुए होते हैं नीचे। ऐसा क्यों लगा होता है ना। तो बोला इससे क्या होगा, जब एक्सीडेंट्स होते हैं तब जो चोट है, तब जो पेन है उस टाइम का कम करने के लिए, एक्सीडेंट के इफेक्ट को कम करने के लिए हम लोग क्या लगा देते हैं, शॉकर्स लगाते हैं। क्यों, रीजन क्या है, शॉकर्स होंगे, ठीक है, स्प्रिंग होगा तो दबेगा वो। जैसे ही कुछ एकदम से आपकी गाड़ी भिड़ी तब क्या होगा, टाइम क्या हो जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा और टाइम बढ़ने से फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे हमें जो चोट है वो पहले के कंपैरिजन बहुत ज्यादा कम लगेगी। ठीक बात। फिर ऐसे ही हमारे पास क्या आया, जैसे हम लोग कभी देखा आपने कराटे प्लेयर्स है वो विद इन सेकेंड पाइल ऑफ टाइल्स को ब्रेक कर देते हैं ना। तो ऐसा क्या है, क्या करते हैं वो, ऐसे तो टेक्निक्स तो है ही है, साथ में हमने देखा बहुत विद इन सेकेंड्स उनका हाथ ऐसे जाता है और खत्म टाइम, मतलब खत्म, ब्रेक हो जाता है। बहुत यूं नहीं है, धीरे धीरे स्लो मोशन में जाता है, इतनी फास्ट जाते हैं, कई बार तो मिली सेकेंड में हमें हाथ ऊपर दिखता है और इतने में तो टाइल्स खत्म। तो जो हमारी टाइल्स है वो ब्रेक हो जाती है, पाइल ऑफ टाइल्स, वो कैसे, वो टाइम को बहुत ज्यादा कम कर देते हैं और टाइम बहुत ज्यादा कम होने से फोर्स बहुत ज्यादा हो जाता है और फोर्स बहुत ज्यादा होने से वो पाइल ऑफ टाइल्स हमारी क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है विद इन सेकेंड्स, जिसको हम कह रहे हैं। ठीक है, अब फिर कभी मैडम से थप्पड़ खाए हैं, मैडम से, सर से, सबने खाया ना। ऐसे ही कभी बॉक्स WWE देखी हो तो जब पंच लग रहा होता है, जब थप्पड़ लग रहा होता है, कभी आप ऐसे आगे आते हो, मैडम आओ मार दो, नहीं, हमेशा ऐसे पीछे जाते रहते हैं ना। फिर टीचर्स कहते हैं पीछे नहीं जाओगे, क्योंकि टीचर्स अपनी जगह सही होते हैं और आपको तो अपना बचना होता है। ऐसे ही बॉक्सर को होता है, बॉक्सर को जब पंच लग रहा होता है तो वो ऐसे करके पीछे जाता है। ठीक है, तो बॉक्सर को जब भी पंच लगता है तो वो हमेशा कहाँ जाता है, बैकवर्ड्स जाता है। रीजन क्या है भाई इस चीज का, क्यों जाता है वो पीछे जाएगा, टाइम क्या होगा, बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा तो फोर्स कम लगेगा। वो वाला तो सेम फोर्स से लगा रहा है, पर हमारा को वो जो बॉक्सर है उसको क्या लगेगा, फोर्स कम लगने लग जाएगा। ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, लाइक हमारा टीचर मार रही है तो हम लोग पीछे जा रहे हैं, है ना। अब कहेंगे हम तो हमेशा पीछे ही जाएंगे, अब तो हमें पता चल गया टाइम क्या हुआ, बढ़ गया। टाइम बढ़ा तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है हमारे पास, dt। टाइम हमारा बढ़ा तो फोर्स अपने आप से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो टीचर का मारा हुआ थप्पड़ अफेक्ट ही नहीं होगा।
इजी है ना भाई। फिजिक्स क्या, साइंस बहुत कुछ सिखाएगी तुम्हें, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग बनाएगी चीजों को, हर चीज में आपको साइंस दिखने लग जाएगी अगर आप देखना चाहेंगे तो, ठीक है। तो ऐसा ही हम लोगों ने पढ़ा न्यूटन का सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ, अब बच गया हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ। तो उसको पढ़ने के लिए क्या करेंगे, आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। थैंक यू।